नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 23 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर के पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मर्ज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? मरुसन अर्जुन मुंडा ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, नितिन गडकरी ने, अमित शाह ने। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ मिलकर AMTJ डकमोंड कंसोर्टिया के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब रैपिड रिस्पॉन्स मोबाइल प्रयोगशाला को विकसित किया गया है। इन्फेक्टिवस डिजीज डायग लैब आई लैब यानी संक्रामक रोग निदान लैब के बारे में पढ़ते हैं। मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना है और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण की ओर बढ़ना है। आई लैब कोविड-19 और गैर कोविड-19 दोनों परीक्षणों को करने में सक्षम है और उसी दिन परिणाम बताती है। आई लैब में ऑन साइट एलिसा RT-PCR बायोकेमिस्ट्री विश्लेषण के साथ BSL-2 सुविधा है, जबकि RT-PCR परीक्षण एक कोविड-19 निदान परीक्षण है। एलिसा परीक्षण एक व्यक्ति द्वारा वायरस के खिलाफ विकसित एंटीबॉडी की जांच करता है। एलिसा टेस्ट से पता चलता है कि क्या कोई व्यक्ति अतीत में कभी भी वायरस से संक्रमित था और अब उसके लिए एंटीबॉडी विकसित कर चुका है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम सरल किसने लॉन्च की है? हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने, करूर वैश्य बैंक ने, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च किया है। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। सरल स्कीम के बारे में, इस ऋण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की महिला का स्वामित्व होना अनिवार्य है। ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। ब्याज की ऋण दर 7.98% से शुरू होगी। ऋण की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। पहले से मौजूद ऋण वाले ग्राहक भी अपना ऋण हस्तांतरित कर सकते हैं। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं अनूप बगाची और इसके CEO और MD हैं अनिरुद्ध कमानी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमारे सुने जेमी एप्टन, जैकमा बोल्कन बोजकर, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है बोल्कन बोजकर। तुर्की के राजनीतिक बोल्कन बोजकर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र 10 सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए बोजकर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में और संयुक्त राष्ट्र महासभा के संस्थापक देश है संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 1945 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन काफिलिक एक्ट कब बनाया गया है? हमारे 19 जून, 20 जून, 21 जून, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 19 जून को। हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कोफिलिक्ट बनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी या ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल
वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को AYRES/69/293 प्रस्ताव से हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मानने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को सुरक्षा परिषद के लक्ष्यों 1820 के 19 जून 2008 को चयन को मान्यता देने के लिए चुना गया था, जिसके दौरान परिषद ने युद्ध की रणनीति और शांति के निर्माण में बाधा के रूप में यौन शोषण को रोक लगाई थी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? और ऑप्शन है श्रीलंका को, नेपाल को, भारत को, मालदीव को। इसका सही आंसर है भारत देश को। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत ने 2021-2022 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सीट जीती, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू प्रभावी होगी। इससे पहले भारत को निम्नलिखित वर्षों के लिए परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है: 1950 1951 में, 1967 1968 में, 1972 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992, 2011 से 2012 और 2021 से 2022। भारत के साथ आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है TS त्रिमूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित टेक ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन DRDO ने, WHO ने, HDFC ERGO, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित टेक ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है, जो वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों को ऑन डिमांड की पेशकश की जा सकती है। यह बीमा पॉलिसी संपत्ति के नुकसान और शारीरिक चोटों से बचाएगी, जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निगरानी, आपदा राहत पहल, नागरिक प्रशासन सेवाओं, त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान उपयोग, संपत्ति प्रबंधन और यात्रा और पर्यटन उद्देश्यों जैसी गतिविधियों का संचालन करते समय हो सकती हैं। इस पॉलिसी के सदस्य ट्रोपो मोबाइल ऐप पर 10 लाख रुपए तक के बीमा कवर का दावा कर सकते हैं, और वे तीसरे पक्ष के दायित्व के खिलाफ खुद का बीमा करने के लिए 4 घंटे, 1 दिन या 1 महीने के कवर का चयन कर सकेंगे। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं रितेश कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन 2%, 3%, 4%, 5%। इसका सही आंसर है 4%। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहे व्यवसायों को बताया गया है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022 में बढ़कर 5% की वृद्धि दर पर आ जाएगी, क्योंकि तब तक देश की आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुगु अशकावा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से शुरू किया जाएगा? हमारा ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, बिहार, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है बिहार से। भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है, जो
वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों तक चलने वाला अभियान होगा जो मिशन मोड में काम करेगा। यह 12 विभिन्न मंत्रालयों विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन, राजमार्ग, खान पेयजल स्वच्छता, दूरसंचार, कृषि, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा और सीमा सड़कों का एक समन्वित प्रयास होगा। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सौनी योजना लागू की गई है? हमारे प्रश्न है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य सरकार ने घोषणा की सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के तहत दूसरे और तीसरे चरण को क्रमशः 15 अगस्त 2020 और मार्च 2021 तक पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सौराष्ट्र के 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भरना है। नर्मदा नदी का पानी बांधों से में भरा जाएगा, जिसका उपयोग तब सौराष्ट्र के 11 जिलों के 737 गांवों और 31 शहरों में पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। पहले चरण के तहत 16 बांध जलाशयों को भरना था, जिसे अब संभव किया गया है। इस योजना का दूसरा चरण भी 57 को भरने के लिए 547 किलोमीटर पाइपलाइन के निर्माण के साथ पूरा होने वाला है। तीसरे चरण के तहत 42 बांध जलाशयों को 3 लिंक का उपयोग करके 457 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण करना होगा। 288 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण, जो कि तीसरे चरण का 63% है, यह पहले से ही पूरा हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला प्रश्न है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा प्रश्न है मनमोहन सिंह, अरुंधति रॉय, ब्रजलाल सत्यार्थी, दिनकर पटेल। इसका सही आंसर है दिनकर पटेल। पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को दिनकर पटेल ने लिखा है। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की जीवनी, राजनीतिक बहुमुखी जीवन यात्रा और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने के लिए आयोजित अभियान पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पुस्तक उनके जीवन के विभिन्न चरणों का अनुसरण करती है, जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले बम्बई के एक युवा पारसी सुधारक से शुरू होकर उनके अंतिम वर्षों में कट्टरपंथीकरण तक पहुंचा है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रता पति को किसके द्वारा विकसित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व यूरोपीय संघ, रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर है रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान। आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रापति को रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। पवित्रतापति मास्क एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है और इसे आयुर्वेदिक वस्तुओं के नैनोफाइबर से तैयार किया गया है। आयुर्वेदिक उत्पाद एक वायरल न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करते हैं और बैक्टीरिया का विरोध करते रहते हैं। हल्दी, नीम तेल, अजवाइन, काली मिर्च, कृष्णा, तुलसी, लौंग, चंदन, गोंद, अरबी और केसर जैसे हर्बल अर्क से मास्क विकसित किया गया है। मास्क भी समूह की देखभाल के लिए प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार योगशील का उपयोग करता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन को विकसित किया है? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने ई ऑफिस एप्लीकेशन को विकसित किया है और ये ऑनलाइन फाइलों के प्रबंधन को सक्षम बनाता है। CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने 500 से अधिक केंद्रीय
जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। ई ऑफिस को एक दस्तावेज प्राप्त करने और चयनित करने के लिए एक फाइल संचालित करने, एक मसौदा पत्र बनाने और इसकी स्वीकृति, हस्ताक्षर और प्रपेषण जैसे कार्यों को संभालने के लिए विकसित किया गया है। सिस्टम को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है क्योंकि किसी भी फाइल या दस्तावेज को परिवर्तित या नष्ट या बैकडेट नहीं किया जा सकता। सिस्टम में इन बिल्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की पहचान होगी कि फाइलों को त्वरित निस्तारण और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करेक्ट स्टडी आइकन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।